मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए हिस्ट्री जो दूसरा चैप्टर चल रहा था, राजा, किसान और नगर, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे महाजनपद क्या है, उसकी विशेषता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो हमें यही जानना है कि मौर्य इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार बोर्ड में आता ही आता है। तो क्वेश्चन हो गया, मौर्य इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सीधा आएगा कि मौर्य इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि मौर्य इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। हमें आंसर लिखना है कि मौर्य इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहले तीनों के नाम लिखने हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत या साहित्य, और तीसरा है विदेशी विवरण। तो पहले हमें जब शुरुआत करना है कि मौर्य इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, तीनों के नाम लिखना है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा नाम लिखना है साहित्यिक या साहित्य स्रोत, और तीसरा है विदेशी विवरण। जैसा कि मैंने लिखा हुआ हूँ कि पहला क्या है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या है, साहित्य या साहित्यिक स्रोत, और तीसरा क्या है, विदेशी विवरण। तो पहले ये तीनों नाम लिख लेना है। अब इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालनी है पुरातात्विक स्रोत। अगर हमें जानना है कि पुरातात्विक क्या है, तो ज़मीनों की खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनसे हमें जो जानकारी मिलती है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो पुरातात्विक क्या है कि ज़मीन की खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके द्वारा इतिहास के बारे में जानना पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। तो पुरातात्विक में सबसे जो प्रमुख है वो है अभिलेख। पुरातात्विक यहाँ लिखना है कि हेडिंग डालना है पुरातात्विक स्रोत। इसमें अगर आप चाहो तो व्याख्या लिख देना कि पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जो ज़मीनों की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इनमें जो सबसे प्रमुख है अभिलेख। और अभिलेख तो मैं पहले ही बता चुका था, दोबारा बता देता हूँ कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख जैसे मान लो कोई धातु या पत्थर, ठीक है, जिसकी शिलापट्ट मतलब जो कठोर धातु या पत्थर जिस पर कुछ सूचनाएं लिखी होती थी, उसे अभिलेख कहा जाता है। तो हमें बताना है कि मौर्य इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत अभिलेख है। हमें व्याख्या करना है, हेडिंग डालना है पुरातात्विक। पहले बता दिया कि ऐसे स्रोत जो ज़मीन की खुदाई से जो वस्तु प्राप्त होती है, उससे इतिहास की जानकारी मिलती है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, अभिलेख। अभिलेख के बारे में लिख देना है कि धातु या पत्थर की शिलापट्ट या कठोर चट्टान जिस पर सूचनाएं लिखी जाती है, उसे अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख में बताना है कि सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और एक विद्वान हुए हैं जी.आर. भंडारकर, ठीक है। जी.आर. भंडारकर ने तो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के पूरे साम्राज्य के बारे में और अशोक के व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख किया है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि अभिलेख के द्वारा मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा अभिलेख सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं और उसी के द्वारा हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताना है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा पॉइंट क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। बताना है कि रुद्रदामन, यह एक शक शासक था, शक वंश का राजा था रुद्रदामन। इसके जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। तो दूसरे पॉइंट लिखना है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर पूरा ना याद हो तो केवल जूनागढ़ अभिलेख। इसमें लिखना है कि जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है, इस अभिलेख से भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके साथ साथ सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। और पता चलता है कि इन्होंने ही गुजरात में सुदर्शन झील का न केवल निर्माण कराया बल्कि इसकी मरम्मत कराई। तो हमें केवल 2 पॉइंट लिखना है अभिलेख में। पहला क्या लिखना है कि सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट लिखना है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में। उसके बाद जानना है नेक्स्ट हेडिंग है क्या, साहित्य। अब बताना है कि मौर्य इतिहास जानने का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है, साहित्य। साहित्य मतलब ग्रंथ। अब इसमें जानना है कि साहित्य में
बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पुराण और अर्थशास्त्र, इनसे हमें मौर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में बताना है कि बौद्ध ग्रंथ, इनसे भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में तीन ग्रंथ प्रमुख है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। हमें लिखना है कि साहित्य से भी हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्य में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पुराण और अर्थशास्त्र प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथ में मुख्य रूप से दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, इनसे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। और इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, इनके अन्य वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हेडिंग डालना है, 3 नाम लिख करके, अगर मान लो ये पुस्तक का नाम ना याद हो तो सिंपल सीधा लिखना है कि बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर नाम याद हो तो अच्छी बात है। दूसरा है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, एक कल्पसूत्र और एक परिशिष्ट पर्वन। कल्पसूत्र जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, इनसे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और वहीं जाकर जैन धर्म अपना लिया और संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें इतनी कहानी लिखनी बहुत लंबा हो जाएगा, ये हम जब बीए में लिखते हैं तब लिखते हैं। यहाँ जानना है कि जैन ग्रंथों में 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, इनसे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों में सबसे प्रमुख पुराण है विष्णु पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। इनमें सबसे प्रमुख पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र रचना चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की थी। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही चाणक्य क्या था? प्रधानमंत्री था। तो बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। और इससे भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें राज्यों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद बताना है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में कि कुछ विदेशी जो इतिहासकार थे या विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा है, उनसे जानकारी मिलती है। तो विदेशी विवरण में सबसे प्रमुख विवरण है इंडिका। सबसे प्रमुख विवरण क्या है? इंडिका। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। किसने? मेगास्थनीज ने। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, जो कहाँ का था? तो यूनान का था। बताना है कि विदेशी विवरण में सबसे प्रमुख विवरण क्या है? इंडिका की। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। और इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में और विशेषकर मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज बताता है कि मौर्य काल में जो नगर प्रशासन था वो 6 समितियों द्वारा चलाया जाता। किसके द्वारा? 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक, दोबारा सुनना है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। इससे क्या जानकारी मिलती है? तो मौर्य के नगर प्रशासन की। इसमें क्या पता चलता है कि मौर्यों का जो नगर का प्रशासन वो 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इस तरह से मौर्य इतिहास जानने के मुख्य रूप से ये स्रोत थे। इनको हमें अच्छे से एक एक करके नोट करना है, लिखना है, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, ताकि मैं उत्साहित होकर के मेरा मनोबल बढ़े तो मैं और मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।